हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स एंड सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे, दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस को रखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रखते हैं, उनको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, उन तक पहुँचे। एक बात और, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, जिससे उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सके, आप लोगों के लिए डाला जा सके। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको सेंड किया है, आपको बताया है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस मीन्स हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? दैट थिंग्स विच अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, दैट थिंग्स विच अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है वो प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस कहलाती है, और जो इस प्रॉपर्टी को रखता है दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो ये बात हुई। अच्छा, रेजिस्टेंस आता कैसे है? किसी में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्यों आती है? दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन कि हाउ द रेजिस्टेंस या व्हाई अ कंडक्टर हैव रेजिस्टेंस। क्यों कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस रखता है? उसका मेन काज ये है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रीली इन होल द एटम। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम में फ्रीली क्या करते हैं? घूमते हैं। एंड व्हेन दे मूव दे कोलाइड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। एंड ड्यू टू द कोलिजन, जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो कोलिजन का रेट बढ़ जाता है। कोलिजन के रेट के बढ़ने के कारण जब रोड पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी तो आपका क्या होगा? आपकी स्पीड ऑलरेडी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। दैट इज द बेसिक थिंग व्हाई द रेजिस्टेंस कम्स इन अ कंडक्टर। जब वो कोलाइड्स करते हैं तो कोलिजन के कारण उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सबसे पहली बात यह है कि दो चीजों के लिए, मेटल के लिए, एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग ये पढ़ते हैं टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है। पहला हमारा क्या है? टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल एंड एलॉय। मेटल क्या है? आप लोग पढ़े हुए हैं कि मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। रेजिस्टेंस मीन प्रतिरोध, टेम्परेचर मीन ताप। और एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इनका भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। बट इन द सेमीकंडक्टर क्या है? जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, जिनकी वैलेंसी आप कह सकते हो 4 होती है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, घटता है, या आप कह सकते हैं कंडक्टेंस बताया हमने। द अपोजिट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, दैट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, यानी घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। लेकिन मेटल और एलॉय का जो वो है रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर पर क्या है कि इसका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, इसका इंक्रीज करेगा, और इसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात आती है दो चीज
कि डायमेंशन पर किस तरह डिपेंड करेगा। अब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन में या तो लेंथ हो सकती है या तो ब्रेथ हो सकती है, या तो लेंथ हो सकती है या तो क्या हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है। लेंथ क्या है, अब लेंथ पर किस तरह डिपेंड करता है और ब्रेथ पर किस तरह ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एरिया है। यानी दो चीज पर हमको बताना है, एक हमको जानना है कि लेंथ पर किस तरह डिपेंड करती है और एक हमको जानना है क्या, एरिया पर किस तरह डिपेंड करता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये एरिया जो आपको दिख रहा है, जैसे हम क्रॉस सेक्शन इसको काटें, क्रॉस सेक्शनल कट करें तो जो एरिया हमें दिखता है दैट इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ जो आता है वो क्या है, रो। क्या है, रो L बाई A। मैं आपको बता रहा हूं कि रो क्या होता है। रो इज अ रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। RHO, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अच्छा, अब एक बात आपके अंदर आई कि सर ये रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हाई इट अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। वो कितना करंट अपोज को, कितना वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। एक चीज आपको और बता दें, रेजिस्टिविटी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज होती। यानी लेंथ और एरिया के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। किसी दिए गए मेटेलिक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। वो लेंथ और एरिया को बढ़ाने घटाने से नहीं बढ़ती। अच्छा, अगर आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी डेफिनेशन निकालने के लिए आपके पास है क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई A। कंडीशन लगाइए, कंडीशन क्या लगाइए, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। इसका मतलब क्या, अभी से डेफिनेशन निकालना सीखिए। द रेजिस्टेंस of a metallic conductor of its unit length and unit cross sectional wire will be equal to its resistance at that temperature। मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, यानी जो जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, हाँ, रेजिस्टिविटी जो होती है दैट वो किसके इक्वल होती है, उसी कंडक्टर के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस मेटेलिक कंडक्टर के रेजिस्टिविटी के क्या होगा, इक्वल होगा। एक चीज और आपको हम बता दें, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसलिए हमने बार बार आपको बताया एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि अगर हम किसी वायर को खींचकर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को दुगना कर दें तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये चार्जर अभी मेरे हाथ में है, मान लीजिए ये इसका ये देखिए, ये मान लीजिए कोई वायर था, ये क्या था, कोई वायर था। ध्यान से इस चीज को समझिए, यहां से समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपके पास मेटेलिक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था, R था, लेंथ L थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, A था। इसको हमने खींचकर जस्ट डबल कर दिया। तो आप देखोगे जब हम डबल करेंगे तो अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो अगर एरिया बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा।
यानी अगर लेंथ डबल होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, आधा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इतने वायर को आप देखिए, अभी लेंथ यल थी, जब हमने इसके लेंथ को खींचकर डबल किया तो लेंथ अगर बढ़ी, डबल हुई, तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। एरिया क्या हो गई, आधी हो गई। बस मेन चीज यही है कि अगर हम किसी वायर, बट शर्त यह है कि उसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ को हमको क्या करना है, जस्ट डबल करना है। तो चलिए मान लीजिए पहले लेंथ यल थी, रेजिस्टेंस और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था और रेजिस्टेंस आर था। व्हेन बी स्ट्रेच्ड, व्हेन लेंथ बिकम्स क्या हो गई, यल जो है वो 2l हो गया, l क्या हो गया, 2l हो गया, एंड a जो है वो चेंज तब क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम उसी चीज को खींचेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो देन r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डैश इज, क्योंकि मेटल वही है, वही वायर है, टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए रो तो चेंज नहीं होगा। देन l क्या हो गया आपका, l डैश आप कह सकते हो, ये आपका क्या हो गया 2l, और एरिया क्या हो गई a/2। अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देन r डैश इज इक्वल टू, a2 ऊपर चला गया तो 2 to 4 रो l/a, यानी r डैश इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये क्या है, r हम पुट कर सकते हैं कि नहीं, रो l/a की जगह हम r को पुट कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया 4r, क्या हो गया 4r। यानी अगर हम लेंथ को 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो इफ वी स्ट्रेच्ड अ वायर n टाइम देन द रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर इंटू r टाइम्स। अब अगर आप 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अगर आप 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। समझे। इसी तरह से है कि अगर हम उसकी लेंथ को हाफ करेंगे, लेंथ को अगर आप हाफ करोगे तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि जब लेंथ को हाफ करोगे तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया जस्ट डबल हो जाएगी। अगर हम लेंथ को हाफ कर लें, इसी में अगर हम देखें l डबल डैश इज इक्वल टू, अगर l/2 हो गया तो देन a डबल डैश का मतलब चेंजिंग, आप a1 a2 a3 भी लिख सकते हो, कोई उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है कि ये सर क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको a1 a2 a3 भी लिख सकते हो, l1 l2 l3 भी लिख सकते हो। तो a क्या हो जाएगा, अब लेंथ भी तो इसकी जो एरिया होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी कि नहीं। अभी मैंने एग्जांपल बताया, जब आप वायर, जैसे ये वायर है, इसको ये वायर है और इसको जब आप आधा करोगे तो लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बढ़ जाएगा, समझे। तो ये क्या हो गया, तो देन r डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, वही मटेरियल है, रो l/2 इंटू 2a, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 l/a इंटू रो। इसकी जगह हम लोग फिर r रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं r, तो ये क्या हो जाएगा r डबल डैश इज इक्वल टू r/4, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 हो गया। यानी अगर आप एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं r/n स्क्वायर, क्या हो जाएगा r/n स्क्वायर। अब n अगर 2 टाइम्स करोगे तो r/4 हो जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो r/9 हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो r/16 हो जाएगा। क्या ये अगर हम उसको डबल करें फिर ट्रिपल कर दें तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये है किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इस पर आप लोगों का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में तो पक्का आना है, कंपटीशंस में भी आते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जिसको कहीं कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है और एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए होता क्या है, हम आपको बताएं, हम लोग अपने यूज के लिए रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। बेसिकली 2 फॉर्म है, सीरीज फॉर्म है और पैरेलल फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है, सीरीज फॉर्म है और पैरेलल फॉर्म है। सीरीज फॉर्म क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। सीरीज फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सीरीज बनती है, जैसे मान लीजिए कोई सीरियल आता है तो सीरियल में क्या होता है,
जो नेक्स्ट सीरियल होता है वो प्रीवियस सीरियल के इंड से शुरू होता है। नेक्स्ट सीरियल जो होता है वो प्रीवियस सीरियल के इंड से शुरू होता है। बस दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। वही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, आप ध्यान से देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा। सीरीज का मतलब द सेकेंड इंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट इंड ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। मतलब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस यानी अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है तो ये इसका फर्स्ट इंड है, तो इसका जो, और ये इसका सेकेंड इंड है, तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से। यानी ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, और ये क्या हो गया R3 हो गया। तो ये हो गया, और ये हमने एक पोटेंशियल सोर्स V से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए इसका एक सबसे बड़ा जो वो है वो ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में द करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। करंट सभी रेजिस्टेंस में क्या होती है, सेम होती है। करंट क्या होगी, ये क्वालिटी है सीरीज कॉम्बिनेशन का कि करंट ऑलवेज बी सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। मतलब अगर ये I करंट दे रहा है तो यहाँ भी I ही होगा, लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफर। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज होगा। यानी अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा। एक चीज आप लोग और जानते हैं, टोटल पोटेंशियल V ही तो है। टोटल पोटेंशियल क्या है, V ही तो है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 एंड V3। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। ये R3 आपका रेजिस्टेंस है। अच्छा, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ से हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। देन अच्छा I इंटू R, R अब यहाँ क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन अगर हम एक रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह जोड़ना चाहें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी तुल्य प्रतिरोध। हिंदी में क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, I इंटू R। V1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अरे भाई V1 I इंटू R1, क्यों I, क्योंकि करंट दोनों में क्या है, सब में सेम है। तो ये क्या हो गया, IR इज इक्वल टू IR1, IR2 एंड IR3। आप और आगे क्या कह सकते हो, I इंटू R, I आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, R1 R2 एंड R3। I कैंसिल्ड आउट, देन R इज इक्वल टू R1 R2 एंड R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, कितना आया, द सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल जो सम होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अच्छा, अब आपको बता दें सीरीज कॉम्बिनेशन का हम यूज कहाँ करते हैं। पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि जहां हमको हाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वहां इसको यूज करना अच्छा रहता है। दूसरी चीज, सभी रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो सेम होगी। करंट क्या होगी, सेम होगी। पोटेंशियल क्या होगा, हमारा अलग अलग होगा। पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपका खराब हो गया, सपोज दैट आपने एक बल्ब लगाया था और ये बल्ब आपका नॉट वर्किंग हो गया, फ्यूज हो गया, तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर एक कोई इक्विपमेंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो दूसरा उसके आगे सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, फ्लो ही नहीं करेगा। इसका यूज डेकोरेटिव लाइट्स में किया जाता है, जो झालर लगती है दीपावली और उसमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है,
आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, और नहीं तो पैरेलल की पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे पैरेलल जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हो वैसे, नहीं तो पैरेलल की पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑल द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू अ पॉइंट एंड द सेकेंड एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट टुगेदर, एक साथ। सभी रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक साथ एक जगह, और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो एक साथ एक जगह क्या होता है, कंबाइन होता है। देन दिस इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसकी क्या क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी ये है बेटा, इसका जो मेन क्वालिटी है इसमें करंट अलग अलग होता है। I1, I2, I3, R1, R2 एंड R3। फिर ये आपके सम ऑफ करंट रूल्स ये हो जाएगा। पोटेंशियल V जो है वो सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है कि सीरीज का कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफर होती है और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ से I करंट चली हुई है तो यही I करंट ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है सभी में, यही I करंट ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यानी अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया, और आपने 3 लोगों को डिवाइड किया है, तो जो टोटल सम होगा वो 100 के इक्वल ही तो होगा, x1 + x2 + x3। तो सेम प्रॉपर्टी है कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। पोटेंशियल सोर्स कितना है? V है, तो इसका मतलब V/R। अगेन R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। एंड देन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, V/R2 एंड V/R3। V को आप कॉमन ले लीजिए, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। V कैंसिल्ड आउट, देन 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। तो मेन प्रॉपर्टी क्या हुई पैरेलल कॉम्बिनेशन की? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be equal to the sum of the reciprocal of the equivalent resistance. Equivalent resistance का reciprocal will be equal to the sum of the reciprocals of the all the resistances. सभी रेजिस्टेंसों के इंडिविजुअल रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सबसे बड़ा यूज है वो आपके डोमेस्टिक सर्किट में होता है। जो हमारे घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है। उसका कारण क्या है, हमारे पास कई इक्विपमेंट होते हैं जिनको पोटेंशियल तो 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन करंट क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो वो एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। दूसरी चीज, हमें मान लो ये फ्रिज लगा हुआ है, ये कूलर लगा हुआ है, यहाँ कुछ और लगा, हमें फ्रिज नहीं चलाना है, हमें फ्रिज अभी नहीं चलाना है, तो इसको हम यहाँ से रोक सकते हैं, तब भी इन दोनों में करंट हमारी फ्लो करेगी। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था। और दूसरी चीज आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम लोग इसमें रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता जाएगा, यानी जो करंट का सोर्स है वो हमारा पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। तो इसका यूज हम डोमेस्टिक सर्किट में करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग डेकोरेटिव लाइट्स में करते हैं। तो आपको हमें लगता है कि वीडियो समझ में आया होगा। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।